सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। मेरा नाम मोहित शर्मा और एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत है मेरी यूट्यूब चैनल पर। तो आज की वीडियो में यार बेसिकली हम बात करने वाले हैं कि कैसे नोड.जेएस और एक्सप्रेस का इस्तेमाल करके एपीआई बनाई जाती हैं। तो ये वीडियो एकदम बिगनर फ्रेंडली वीडियो है और खासकर उन लोगों के लिए है जो एकदम स्क्रैच से एपीआई बनाना सीखना चाहते हैं। तो इससे पहले मैं एपीआई के ऊपर ऑलरेडी एक वीडियो बना चुका हूँ कि एपीआई होता क्या है, तो मैं उस वीडियो का डिस्क्रिप्शन में लिंक प्रोवाइड करा दूंगा, आप जाकर उसे देख सकते हैं। तो मेरे यूट्यूब चैनल पे एपीआई की एक सीरीज चल रही है, तो उसे फॉलो करना ना भूलें और साथ ही साथ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें ऐसी मजेदार वीडियोस देखने के लिए। तो स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को बिना किसी देरी के और समझते हैं कि क्या होता है एक्सप्रेस और कैसे एपीआई बनाई जाती है। सो गाइस, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले ये समझते हैं कि कैसे सर्वर और क्लाइंट और ये डेटाबेस तीनों वर्क करते हैं। क्योंकि यार एक्सप्रेस को समझने से पहले इस चीज़ को समझना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि क्या होता है सर्वर, क्या होता है डेटाबेस और क्या होता है क्लाइंट। तो इसका ओवरव्यू स्टार्ट करते हैं। देखो यहाँ पर मैं सबसे पहले क्या करूँगा, मैं यहाँ पर एक अपना सर्वर क्रिएट करूँगा सबसे पहले। तो यहाँ पर मैंने क्या बनाया, एक छोटा सा सर्वर बनाया है। फिर उसके बाद मैं एक और चीज़ क्रिएट करूँगा, मैं यहाँ पर क्रिएट करूँगा अपना क्या, एक डेटाबेस, अपना एक क्लाइंट क्रिएट करूँगा। फिर उसके बाद मैं एक और चीज़ क्रिएट करूँगा, मैं क्या क्रिएट करूँगा, यहाँ पर क्रिएट करूँगा अपना डेटाबेस। तो मैंने यहाँ पर 3 चीज़ें बनाई हैं अपनी, ठीक है? और इसी को भी मैं इसके बराबर कर देता हूँ। और अगर आप लोगों को ये ओवरव्यू समझ में आ गया ना कि क्या होता है क्लाइंट, क्या होता है डेटाबेस, तो आप चीज़ों को बहुत अच्छे से समझ पाओगे, ठीक है? अब यहाँ पर देखो मैं क्या लिखने वाला हूँ, मैं लिखने वाला हूँ इसको क्लाइंट, ठीक है? और ये है मेरा क्या, सर्वर, ठीक? और ये है मेरा डेटाबेस, ठीक है? तो ये मेरा क्लाइंट हो गया, ये मेरा सर्वर हो गया और ये है मेरा, थोड़ा-सा छोटा कर देता हूँ ताकि चीज़ें अच्छे से समझ में आए, ठीक है? अब देखो यहाँ पर मैं इसमें कोशिश करता हूँ इसको कलरफुल कर देता हूँ, चलो रहने दो। अब देखो यहाँ पर क्या होता है, सबसे पहले ये समझो, ये जो सर्वर होता है ना, ये क्या करता है? क्लाइंट क्या है हमारी, सबसे मेनली हम जिस चीज़ के लिए काम करते हैं वो होता है हमारा क्लाइंट। अब ये क्लाइंट क्या करता है? क्लाइंट, मानो कोई यूज़र है हमारी वेबसाइट पे आ रहा है, तो अगर हमारी वेबसाइट के 2 पहलू हैं, अगर कोई भी यूज़र हमारी वेबसाइट के ऊपर आ रहा है तो उसके 2 पहलू होते हैं। एक तो होता है हमारा सर्वर और एक होती है हमारी वेबसाइट जो हम क्लाइंट के नाम से बोल रहे हैं। या फिर ये भी कह सकते हो क्लाइंट को हम क्या बोल सकते हैं, फ्रंट एंड भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? फ्रंट एंड, ठीक है? और सर्वर को हम क्या कह सकते हैं? बैक एंड भी कह सकते हैं। लेकिन अभी के लिए समझो कि कैसे काम करता है। असल में क्या होता है कि क्लाइंट कोई भी अगर हमारी वेबसाइट पे आ रहा है, मानो कोई भी क्लाइंट हमारी वेबसाइट पे आ रहा है, तो जब हमारी वेबसाइट पे वो रिफ्रेश करता है पेज को, जब भी हमारी वेबसाइट को वो क्लिक करता है किसी भी यूआरएल के ऊपर, तो वेबसाइट क्या होती है, लोड होके आती है। तो वेबसाइट जब भी लोड होके आती है, तो वेबसाइट के अंदर जितना भी डेटा है वो कहाँ से होके आता है? वो डेटा आता है हमारा डेटाबेस से। लेकिन डेटाबेस से आने के से पहले वो डेटा कहाँ से आता है? सर्वर से। कैसे? अब ध्यान से समझो। मानो, ध्यान से सुनना, मानो कि आप कोई यूजर हो और आपने वेबसाइट को रिफ्रेश करा, और रिफ्रेश करने के बाद क्या करा आपने, आपने उसमें कुछ डेटा पाया, कुछ लिस्ट ऑफ यूजर्स पाए आपने, है ना? तो वो जो डेटा आएगा, सबसे पहले वो कैसे आएगा, ध्यान से समझो। क्लाइंट क्या करेगा, सर्वर को एक रिक्वेस्ट भेजेगा, ठीक है? क्लाइंट क्या करेगा, सर्वर को एक रिक्वेस्ट भेजेगा और फिर उसके अंदर सर्वर क्या करेगा, उस रिक्वेस्ट को समझेगा। सर्वर क्या करेगा, उस रिक्वेस्ट को समझेगा कि क्लाइंट को क्या चाहिए। तो सर्वर देख रहा है कि क्लाइंट ने एक रिक्वेस्ट भेजी है हमारे पास, उसे डेटा चाहिए। तो सर्वर क्या करेगा, उस रिक्वेस्ट को कैलकुलेट करेगा और उसके अकॉर्डिंग सर्वर ने जो कुछ भी मैकेनिज्म लिखा हुआ है उसका डेटा रिट्रीव करेगा डेटाबेस से। क्या करेगा? डेटा रिट्रीव करेगा। क्या रिट्रीव करेगा? डेटाबेस से डेटा रिट्रीव करेगा। लेकिन डेटा रिट्रीव करने से पहले सर्वर क्या करेगा, एक और रिक्वेस्ट भेजेगा डेटाबेस के पास। क्या करेगा? रिक्वेस्ट भेजेगा डेटाबेस के पास। तो देखो फ्लो कैसे है। क्लाइंट ने रिक्वेस्ट भेजी सर्वर के पास, सर्वर ने उस रिक्वेस्ट को हैंडल करा, हैंडल करने के बाद उसने डेटाबेस के पास गया, डेटाबेस के पास जाने के बाद उसने डेटाबेस से डेटा रिट्रीव करा, डेटा रिट्रीव करने के बाद डेटा किसके पास आया, सर्वर के पास आया। अब सर्वर क्या करेगा कि ये जो क्लाइंट ने हमें क्या भेजा है, रिक्वेस्ट भेजा है, इसके रिस्पॉन्स में डेटा किसको भेज देगा, क्लाइंट को भेज देगा। सर्वर क्या करेगा, रिस्पॉन्स में डेटा किसको भेज देगा, क्लाइंट को भेज देगा। तो ये जो हमारा सर्वर है ये किस चीज का काम कर रहा है, बेसिकली ये जो हमारा सर्वर है ये यहाँ पर इंटरमीडिएट का काम कर रहा है, इंटरमीडिएट का काम कर रहा है यहाँ पर, है ना? तो ये हमारा सर्वर किस चीज का काम कर रहा है,
इंटरमीडिएट का काम कर रहा है। ये बेसिकली कनेक्शन इस्टेब्लिश कर रहा है किसके बीच में, क्लाइंट के बीच में और डेटाबेस के बीच में। ठीक है, क्या कर रहा है, क्लाइंट और डेटाबेस के बीच में एक डायरेक्ट कनेक्शन स्टेब्लिश कर रहा है। कौन कर रहा है, सर्वर। ठीक है, तो मतलब सर्वर क्या कर रहा है, क्लाइंट और डेटाबेस के बीच में एक कनेक्शन स्टेब्लिश कर रहा है। यहाँ पर इतना समझ में आया। अभी ये जो रिक्वेस्ट है ये क्या है, रिक्वेस्ट अभी हमने देखा कि क्या हो रहा है यहाँ पर। इसको मैं एक बार हटा देता हूँ, मुझे इसकी जरूरत नहीं है अभी, तो मैं इसको हटा देता हूँ। देखो, ये जो क्लाइंट है इसने एक रिक्वेस्ट भेजी, तो क्लाइंट ने जो रिक्वेस्ट भेजी वो कौन सी रिक्वेस्ट थी, वो थी गेट रिक्वेस्ट। क्लाइंट ने क्या करा, एक गेट रिक्वेस्ट भेजी। तो क्लाइंट का जो सर्वर था, मतलब जो क्लाइंट ने जो गेट रिक्वेस्ट भेजी वो सर्वर के पास गई। तो सर्वर ने देखा कि ओ भाई उसको डेटा चाहिए, तो गेट रिक्वेस्ट होती है हमारी डेटा रिट्रीव करने के लिए। तो सर्वर ने क्या करा, डेटाबेस से कनेक्शन स्टेब्लिश करा। कनेक्शन स्टेब्लिश करने के बाद डेटाबेस से डेटा गेट करा, किसके अकॉर्डिंग, क्लाइंट के अकॉर्डिंग। और फिर डेटा गेट करने के बाद उसने क्या करा, रिस्पॉन्स में क्या कर दिया, रिस्पॉन्स में डेटा भेज दिया। क्या भेजा यहाँ पर, ये एक रिस्पॉन्स भेजा। तो ये जो रिस्पॉन्स है ये किसने भेजा, सर्वर को, सर्वर ने क्लाइंट को भेजा। और क्लाइंट ने क्या करी थी, एक रिक्वेस्ट करी थी। कौन सी रिक्वेस्ट करी थी, गेट की एक रिक्वेस्ट करी थी क्लाइंट ने, गेट नाम की। तो उसके अकॉर्डिंग क्या करा, सर्वर ने डेटाबेस से डेटा लेके रिस्पॉन्स में क्लाइंट को डेटा भेज दिया। तो फ्लो समझ में आया यहाँ पर क्या हुआ। एक तो हमने गेट रिक्वेस्ट समझ ली, ठीक है। चलो अब समझते हैं पोस्ट रिक्वेस्ट क्या है। देखो पोस्ट रिक्वेस्ट कैसे काम करेगी यहाँ पर। क्लाइंट जब भी मानो कोई फॉर्म फिल कर रहा है, क्लाइंट क्या कर रहा है, एक फॉर्म फिल कर रहा है। क्लाइंट के पास एक छोटा सा फॉर्म था, क्लाइंट क्या कर रहा है, उस फॉर्म को फिल कर रहा है यहाँ पर। तो क्लाइंट कह रहा है कि मुझे फॉर्म फिल करना है। क्लाइंट ने फॉर्म फिल करने के बाद क्या करा, बटन सबमिट क्लिक करा। जब बटन क्लिक करेगा क्लाइंट फॉर्म फिल करने के बाद, तो सर्वर पे एक रिक्वेस्ट जाएगी। सर्वर पे क्या जाएगी, एक रिक्वेस्ट जाएगी। और वो जो रिक्वेस्ट होगी वो होगी पोस्ट रिक्वेस्ट। पोस्ट रिक्वेस्ट क्या करेगी, देखो ये जो हमारे पास रिक्वेस्ट है ये कौन सी रिक्वेस्ट है, पोस्ट रिक्वेस्ट है। ये कहाँ जाएगी, सर्वर के पास जाएगी। और सर्वर को क्या करेगा, ये बेसिकली सर्वर के पास जाएगी। मैं अभी बताता हूँ, ये जो रिक्वेस्ट है ये हमारी सर्वर के पास जाएगी। एक मिनट, ठीक है। अब ये जो रिक्वेस्ट है हमारी कौन सी रिक्वेस्ट है, पोस्ट रिक्वेस्ट। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ पोस्ट। ये रिक्वेस्ट जाएगी सर्वर के पास। सर्वर क्या करेगा, पोस्ट रिक्वेस्ट हमेशा अपने साथ डेटा लेके जाती है। पोस्ट रिक्वेस्ट क्या करती है, हमेशा डेटा लेके जाती है सर्वर के पास। तो पोस्ट रिक्वेस्ट डेटा लेके जाएगी सर्वर के पास। और सर्वर क्या करेगा, उसको कैलकुलेट करेगा। और कैलकुलेट करने के बाद जितना भी डेटा है उसको डेटाबेस के अंदर स्टोर कर देगा। और फिर दोबारा सर्वर क्या करेगा, एक रिस्पॉन्स भेजेगा। क्या भेजेगा, एक रिस्पॉन्स भेजेगा। किसको, हमारे क्लाइंट को, जो कि डेटा सेव करने का काम कर रहा है। उसको क्या भेजेगा, एक रिस्पॉन्स भेजेगा हमारा सर्वर। अब रिस्पॉन्स भेजेगा तो हमारा क्या बोलेगा कि आपका डेटा सेव हो चुका है। ये तो थी हमारी पोस्ट रिक्वेस्ट। ऐसे ही मानो कि कोई यूज़र है हमारी वेबसाइट पे, वो हमेशा अब क्या करना चाहता है, कोई यूज़र हमारी वेबसाइट पे यार मानो कुछ डिलीट करना चाहता है। क्या करना चाहता है, डिलीट करना चाहता है। तो वो कौन सी रिक्वेस्ट भेजेगा, वांट टू डिलीट समथिंग, वांट टू डिलीट। क्या करना चाहता है, डिलीट करना चाहता है। तो डिलीट करने के लिए वो कौन सी रिक्वेस्ट भेजेगा, डिलीट करने के लिए वो जो रिक्वेस्ट भेजेगा वो होगी हमारी डिलीट रिक्वेस्ट। किसके पास जाएगी, सर्वर के पास जाएगी। तो हमारी जितनी भी रिक्वेस्ट होती हैं वो हमेशा किसके पास जाती हैं, सर्वर के पास जाती हैं। और उनके रिस्पॉन्स में सर्वर क्या करता है, हमें डेटा भेजता है, या फिर जो कुछ भी हम अपने बैकएंड के अंदर लिखते हैं वो हमें रिस्पॉन्स की फॉर्म में मिलता है। तो सर्वर क्या करता है, इंटरमीडिएट का काम करता है क्लाइंट और डेटाबेस के बीच में। तो हमारा सर्वर ही जिम्मेदार होता है डेटा के इधर उधर जाने के लिए। और ये जो हम यहाँ पर मेथड्स देख रहे हैं, पोस्ट डिलीट वगैरह, ये सब हमारे HTTP मेथड्स होते हैं। तो हमने यहाँ पर एक ओवरव्यू लिया, क्या होता है क्लाइंट, क्या होता है सर्वर, क्या होता है डेटाबेस। अब स्टार्ट करते हैं अपनी API बिल्डिंग करना। सो गाइज मैंने यहाँ पर अभी एक API नाम से एक फोल्डर क्रिएट कर लिया है और उसे VS कोड में ओपन कर लिया है। लेकिन API बिल्ड करने से पहले एक छोटा सा ओवरव्यू लेते हैं कि आखिर प्रोग्रामिंग के अंदर एक्सप्रेस होता क्या है और इसका क्यों इस्तेमाल करा जाता है। तो एक्सप्रेस क्या है, एक्सप्रेस एक फ्रेमवर्क है जो कि बेसिकली वेब APIs को बनाने के लिए बिल्ड करा गया है। वेब API मतलब रेस्ट APIs को बनाने के लिए बिल्ड करा गया है। यहाँ पर हम जो API क्रिएट करने वाले हैं Node.js और एक्सप्रेस का इस्तेमाल करके, वो जितनी भी API हैं वो सारी हमारी रेस्ट API हैं।
तो एक्सप्रेस क्या है, उन एपीआईज को बनाने के लिए एक आर्किटेक्चर प्रोवाइड करा गया है जो कि किसके ऊपर बनाया गया है, नोड.js के ऊपर बनाया गया है। अब आर्किटेक्चर का यहाँ पर मतलब है कि एक्सप्रेस के अंदर कुछ अपने मेथड्स हैं और उन मेथड्स को हम कहते हैं एचटीटीपी मेथड्स। जैसे कौन कौन से मेथड हैं हम यहाँ पर इस्तेमाल करने वाले हैं, गेट हो गया, पोस्ट हो गया, पुट हो गया, पैच हो गया, डिलीट हो गया, इन सभी मेथड्स को हम आज की वीडियो में कवर करने वाले हैं। अब आपके दिमाग में एक सवाल आ रहा होगा कि हम एक्सप्रेस को ही क्यों इस्तेमाल करते हैं। तो बेसिकली एक्सप्रेस का इस्तेमाल जो है वेब सर्वर्स की एपीआई के लिए, साथ ही साथ मोबाइल एप्लीकेशन की एपीआईज के लिए बनाया जाता है। एक्सप्रेस हमें एक ऐसा सर्वर प्रोवाइड कराता है जहां से हम अपनी एपीआईज को इस्तेमाल कर सकते हैं और एक्सप्रेस का इस्तेमाल करके हम खुद का एक वेब सर्वर क्रिएट कर सकते हैं। तो कभी भी अगर हमें अपनी वेबसाइट में या किसी भी मोबाइल एप्लीकेशन में किसी भी डेटा को फैच करना हो, डिलीट करना हो, अपडेट करना हो, तो एक्सप्रेस के साथ भी हम इन चीज़ों को कर सकते हैं। तो ये था हमारा एक्सप्रेस का एक छोटा सा ओवरव्यू। तो सबसे पहले हम यहाँ पर क्या करने वाले हैं, अपने ये जो फोल्डर हमने क्रिएट करा है, सबसे पहले यहाँ पर हम एक पैकेज डॉट जेसन नाम की फाइल क्रिएट करेंगे। तो उस फाइल को क्रिएट करने का क्या मकसद है, उस फाइल को क्रिएट करने का ये मकसद है कि हम अपनी एपीआई बिल्डिंग के दौरान पे जितने भी पैकेजेस को इस्तेमाल कर रहे हैं, जितने भी हम यहाँ पर मॉड्यूल्स को इस्तेमाल कर रहे हैं, तो उन सबको मैनेज करता है पैकेज डॉट जेसन। उन सबके फाइल स्ट्रक्चर को, उन सबके नेम स्ट्रक्चर को मैनेज करता है पैकेज डॉट जेसन। इसलिए हम यहाँ पर सबसे पहले क्या करेंगे, एक पैकेज डॉट जेसन नाम की फाइल इनिशियलाइज करेंगे। इसके बिना हम एक्सप्रेस को इस्तेमाल नहीं कर सकते, ठीक है। तो यहाँ पर एक कमांड लिखो npm init -y, तो आपकी एक यहाँ पर पैकेज डॉट जेसन नाम की फाइल क्रिएट हो जाएगी। अब आपको क्या करना है, आपको लिखना है सिंपली npm, सबसे पहले मैं क्लियर कर देता हूँ, ठीक है। अब आपको लिखना है npm install express। हम यहाँ पर एक्सप्रेस को इंस्टॉल करेंगे, तो हम यहाँ पर क्या लिख रहे हैं, npm install express। तो अब यहाँ पर हम सबसे पहले क्या क्रिएट करने वाले हैं, एक फाइल क्रिएट करेंगे index.js के नाम से, index.js। तो हमें सबसे पहले क्या करना है, हमें सबसे पहले अपना सर्वर क्रिएट करना है एक्सप्रेस की मदद से, ताकि हम अपनी जितनी भी एपीआई हैं उन सबका इस्तेमाल कर सकें। तो सर्वर क्रिएट करने के लिए क्या करना होगा, ध्यान से देखना। हम जो सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो हम यहाँ पर लिखेंगे एक्सप्रेस, एक्सप्रेस इक्वल टू रिक्वायर, रिक्वायर के बाद हम क्या लिखेंगे, इसके अंदर लिखेंगे एक्सप्रेस। हमने यहाँ पर क्या करा है, अभी बताता हूँ, एक मिनट। तो हमने यहाँ पर लिख दिया एक्सप्रेस इक्वल टू रिक्वायर एक्सप्रेस। हमने यहाँ पर क्या करा है, मॉड्यूल्स से, जो हमारा नोड मॉड्यूल्स है वहां से हमने एक्सप्रेस को इनिशियलाइज करा है अपनी index.js फाइल के अंदर, ठीक है। चलो, ये एक तरीका जो होता है ना फाइल्स को इंपोर्ट करने का, ये एक पुराना मेथड है जो कि हमारा क्या होता है, कॉमन जेएस मेथड है। लेकिन आज के समय में जो लेटेस्ट मेथड हम इस्तेमाल करते हैं, वो मेथड कौन सा मेथड है, रिएक्ट में इंपोर्ट की तरह और एक्सपोर्ट की तरह। क्या कहने का मतलब है, ध्यान से देखना। जैसे कि हम यहाँ पर अपनी पैकेज डॉट जेसन में जाएंगे, तो यहाँ पर कॉमन जेएस लिखा होगा टाइप के अंदर, यहाँ पर हमें क्या करना है, मॉड्यूल करना है। अब इसके बाद होगा क्या कि हम अपने फाइल्स को बिना रिक्वायर मेथड का इस्तेमाल करके भी इंपोर्ट कर सकते हैं और एक्सपोर्ट कर सकते हैं। तो मैं लिखूंगा इंपोर्ट एक्सप्रेस। तो यहाँ पर देखो, इंपोर्ट एक्सप्रेस कहाँ से, फ्रॉम एक्सप्रेस। तो मेरे पास यहाँ पर क्या हो गया, एक्सप्रेस मैंने इनिशियलाइज कर लिया अपनी फाइल के अंदर। अब मुझे क्या बनाना है, एक ऐप बनाना है एक्सप्रेस का इस्तेमाल करके। तो मैं एक्सप्रेस की सारी प्रॉपर्टीज को उस ऐप में प्रोवाइड कर दूंगा, जो कि हमारा क्या क्रिएट करेगा, वेब सर्वर क्रिएट करेगा। अब ये जो ऐप है ये एक पर्टिकुलर सर्वर पे लिसन करेगा। हमारे जितने भी वेब सर्वर होते हैं वो पर्टिकुलर एक पोर्ट नंबर पे लिसन करते हैं। तो मैं आगे आपको बताऊंगा कि क्या होता है पोर्ट नंबर, बिल्कुल टेंशन मत लेना, ठीक है। अभी मैं यहाँ पर लिखूंगा 8000, अपना मैं यहाँ पर एक पोर्ट नंबर प्रोवाइड करूंगा। फिर उसके बाद हम एक कॉल बैक फंक्शन प्रोवाइड करेंगे, जिसके अंदर मैं क्या लिखूंगा, मैं लिखूंगा console.log सर्वर इज स्टार्टेड, सर्वर इज स्टार्टेड मैंने यहाँ पर लिख दिया। तो हमारे यहाँ पर क्या हो जाएगा, सर्वर स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन अभी ऐसा नहीं है कि सर्वर एकदम इन्हीं लिखते ही स्टार्ट हो जाएगा, नहीं, हमें अपनी नोड.js फाइल को रन करना होगा। तो अगर आप डायरेक्टली एक्सप्रेस का इस्तेमाल कर रहे हो तो आपको ये ध्यान रखना है कि आपने नोड.js को अपने कंप्यूटर के अंदर इंस्टॉल कर लिया हो। बिना नोड.js के आप एक्सप्रेस को इस्तेमाल नहीं कर सकते हो। तो अभी हम यहाँ पर जितनी भी एपीआईज बनाने वाले हैं उन सब का मैं आपको डेप्थ में नॉलेज दूंगा। अभी फिलहाल के लिए देखो कि मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ। देखो, सर्वर इज स्टार्टेड मैंने यहाँ पर लिखा, ठीक है।
अब मैंने यहाँ पर क्या कर दिया है, सर्वर स्टार्ट कर दिया है। सबसे पहले हम जो HTTP मेथड का इस्तेमाल कर रहे हैं वो है हमारा गेट मेथड। गेट मेथड जो होता है डेटा को रिट्रीव करने के लिए किया जाता है इस्तेमाल। मोस्टली लोगों को पता होगा गेट मेथड के बारे में। ये सब तो हमें फ्रंट एंड के अंदर भी पता लग जाता है जब हम फ्रंट एंड कर रहे होते हैं, लेकिन अभी यहाँ पर हम बैक एंड कर रहे हैं तो फिर भी हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है इस चीज़ को अच्छे से समझना। तो अब मैंने यहाँ पर क्या करूँगा, मैं यहाँ पर लिखूंगा रिस्पॉन्स डॉट सेंड। अब यहाँ पर हमने दो चीज़ें पास करी हैं अपने कॉलबैक्स के अंदर। कॉलबैक के अंदर एक होता है रिक्वेस्ट, एक होता है रिस्पॉन्स। अब मैं यहाँ लिखूंगा रिस्पॉन्स डॉट सेंड और मैं लिखूंगा हेलो वर्ल्ड। तो हमारे यहाँ पर क्या हो जाएगा, एक हेलो वर्ल्ड का नाम क्रिएट हो, हेलो वर्ल्ड का प्रोग्राम क्रिएट हो जाएगा। तो हमने यहाँ पर एक छोटा सा प्रोग्राम लिख दिया है। अब यहाँ पर लिखेंगे नोड इंडेक्स डॉट जी एस। सबसे पहले क्या लिखेंगे, नोड इंडेक्स डॉट जी एस। तो जैसे ही मैं नोड इंडेक्स डॉट जी एस लिखूंगा तो देखो मेरा सर्वर स्टार्ट हो चुका है। और सर्वर कहाँ पर स्टार्ट हुआ है, पोर्ट नंबर 8000 पे है। तो अब मुझे क्रोम पे आना है बेसिकली। अब मुझे क्या करना है, अपने क्रोम पे आना है। तो मैं यहाँ पर एक क्रोम का टैब ओपन करूंगा, यहाँ पर एक नया। तो मुझे 1 मिनट देना, ठीक है। तो मैं यहाँ पर क्या करूंगा, क्रोम का एक टैब ओपन कर लूंगा। तो मैं यहाँ पर लिखूंगा क्या, लोकल होस्ट 8000 लिखूंगा मैं यहाँ पर। तो लोकल होस्ट 8000 और जैसे ही एंटर करूंगा तो हमें देखो हेलो वर्ल्ड लिखा हुआ मिल जाएगा। मतलब हमारा सर्वर जो है बेसिकली लोकली हमारा सर्वर रन कर रहा है। और वो कौन सा सर्वर है, वो सर्वर जो कि हमने किसकी मदद से बनाया है, एक्सप्रेस की मदद से बनाया है। तो देखो हमने यहाँ पर एक्सप्रेस के थ्रू एक छोटा सा सर्वर क्रिएट कर लिया है और उसमें हमने अपनी खुद की एक छोटी सी एपीआई भी क्रिएट कर ली है जो कि क्या है, हमारी हेलो वर्ल्ड शो कर रही है हमारे वेब ब्राउजर पे। तो देखो ये हमारी एक गेट एपीआई है, इसलिए ये हमारे वेब ब्राउजर पे वर्क कर पा रही है। और गेट एपीआई का काम ही क्या होता है, डेटा को सर्वर से क्लाइंट की तरफ भेजना। तो अभी हमने यहाँ पर एक छोटा सा ओवरव्यू लिया एपीआई का, हमने पोर्ट नंबर के बारे में भी समझेंगे, लिसन कराया चीज़ों को। चलो अब आगे बढ़ते हैं। अब हम क्या करते हैं, अंडरस्टैंडिंग तो हमने कर ली अपने प्रोग्राम की, ये आखिर ये क्या हो रहा है हमने समझ लिया है। अब ये समझते हैं कि पोर्ट नंबर क्या होता है। ये जो हमने 8000 यहाँ पर इस्तेमाल करा है इसका क्या मतलब है। पोर्ट नंबर एक यूनिक नंबर होता है किसी भी एप्लीकेशन को आइडेंटिफाई करने के लिए। अगर मुझे किसी भी एप्लीकेशन को आइडेंटिफाई करना है तो मैं पोर्ट नंबर का इस्तेमाल करूंगा। तो पोर्ट नंबर जो है बेसिकली हर एक वेबसाइट सर्वर के पास या जो कि वेब ब्राउजर पर रन कर रहा है, हर एक वेबसाइट के पास पोर्ट नंबर होता है। जैसे हम रिएक्ट में ऐप क्रिएट करते हैं तो उसका पोर्ट नंबर क्या होता है, 5173। कभी कभी नेक्स्ट जीएस में करते हैं तो 3002 3000। तो मतलब जितने भी वेबसाइट होती हैं या वेब सर्वर होते हैं जो कि ब्राउजर पर रन कर रहे होते हैं, हर किसी का एक अपना खुद का पोर्ट नंबर होता है जो कि आइडेंटिफिकेशन में मदद करता है किसी भी सर्वर की या वेबसाइट की। तो हमने यहाँ पर जो अपना सर्वर क्रिएट करा है, देखो ये बेसिकली हमारा पोर्ट नंबर 8000 पे रन कर रहा है वेब, किसके ऊपर, वेब ब्राउजर के ऊपर, ठीक है, पोर्ट नंबर 8000 पे। तो यहाँ पर हमारी एक एपीआई काम कर रही है स्लैश लोकल होस्ट 8000 स्लैश। तो उससे हमें क्या आउटपुट मिल रहा है, हेलो वर्ल्ड। तो यही आउटपुट अगर मैं चेंज कर दूं यहाँ पर, यही आउटपुट मैं चेंज कर दूं, मैं लिख दूं दिस इज माय सर्वर। तो मुझे क्या मिलेगा, दिस इज माय सर्वर मिलेगा। लेकिन उससे पहले मुझे सर्वर को क्या करना होगा, रीस्टार्ट करना होगा। तो मैं अपने सर्वर को दोबारा स्टार्ट कर लेता हूँ सेव करने के बाद। अब मैं अगर जाऊंगा और रिफ्रेश करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, दिस इज माय सर्वर। तो ये किसकी वजह से हो पा रहा है, पोर्ट नंबर की वजह से हो पा रहा है। और ये एपीआई हमने जो बनाई है इसकी वजह से हो पा रहा है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको यहाँ पर पोर्ट नंबर समझ में आ गया होगा। चलो अब बात करते हैं HTTP मेथड्स क्या होते हैं। अब ये HTTP क्या है, इसके बारे में पहले ही मैं वीडियो में बता चुका हूं, जो मैंने इस सीरीज की पहली वीडियो बनाई थी कि HTTP होता क्या है। HTTP का मतलब होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ठीक है। ये बेसिकली कुछ प्रोटोकॉल होते हैं हमारे पास जिनके कुछ अपने मेथड्स होते हैं, ठीक है। HTTP मैं बता चुका हूं, मैं इतना डेप्थ में यहाँ नहीं बताऊंगा, इसके बारे में आप उस वीडियो में देख सकते हैं। अब यहाँ पर जो हम पढ़ने वाले हैं HTTP मेथड्स के बारे में पढ़ने वाले हैं, तो इसके 5 मेथड होते हैं हमारे पास। कौन कौन से होते हैं, तो उन मेथड्स के बारे में अगर बताना चाहूँ तो हमारे पास मेथड होते हैं गेट, पोस्ट, पुट, डिलीट, पैट। लेकिन अगर ये बताना चाहूँ कि ये HTTP मेथड्स करते क्या है, तो ये जितने भी HTTP मेथड्स हैं, गेट, पोस्ट, पुट, डिलीट और पैच, नॉट पैट, पैच, ये मेथड जो है डेटा को एक्सचेंज करने का काम करते हैं सर्वर से क्लाइंट के बीच में। मुझे कभी भी अगर सर्वर से क्लाइंट के बीच में डेटा एक्सचेंज करना होगा तो मैं HTTP मेथड्स का इस्तेमाल करूंगा।
तो हमने यहाँ पर देखो एक गेट नाम का जो मेथड बनाया है, ये भी डेटा एक्सचेंज करने का काम कर रहा है। कहाँ से? सर्वर से क्लाइंट के बीच में। अब यहाँ पर एक और मेथड क्रिएट करते हैं, ऐप डॉट पोस्ट, और यहाँ पर लिखेंगे क्या? मैं लिखूंगा ऐड डेटा। तो ये पोस्ट मेथड जो होता है किस लिए काम में आता है? ये जो पोस्ट मेथड है ये तब काम में आता है जब हमें किसी भी क्लाइंट के डेटा को सर्वर पे भेजना हो, तो हम किसका इस्तेमाल करते हैं? पोस्ट मेथड का इस्तेमाल करते हैं। तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, एक कॉल बैक फंक्शन प्रोवाइड करूँगा, रिक्वेस्ट कॉमा रिस्पॉन्स, और ऐसे ही मैं यहाँ पर क्या लिखूँगा, मैं लिखूँगा रिस्पॉन्स डॉट सेंड, और यहाँ पर मैं पास कर दूंगा क्या? दिस इज अ पोस्ट रिक्वेस्ट। ये क्या है? पोस्ट रिक्वेस्ट। ऐसे ही मैं यहाँ पर एक और रिक्वेस्ट बनाऊंगा, वो होगी मेरी क्या? डिलीट होगी। ठीक है, तो डिलीट के नाम से मैं एक और रिक्वेस्ट बनाऊंगा, मैं लिखूंगा ऐप डॉट डिलीट। ऐप डॉट डिलीट के बाद मैं यहाँ पर स्लैश लगाऊंगा, डिलीट। अब ये जो हम स्लैश और डिलीट लिख रहे हैं, ये हर हमने देखा कि हमने गेट में स्लैश लिखा, पोस्ट में स्लैश ऐड डेटा लिखा, तो ये क्या है? ये स्पेसिफिक पाथ है रिक्वेस्ट को मैनेज करने के लिए, या उस पर्टिकुलर रिक्वेस्ट पे उस पर्टिकुलर रिक्वेस्ट को ट्रिगर करने के लिए। तो अगर मुझे ऐड डेटा की रिक्वेस्ट अगर ट्रिगर करनी है, तो मैं अगर दिखाऊं कि जैसे हमने यहाँ पर ऐड डेटा की रिक्वेस्ट बनाई है अभी हमने, है ना, तो मैं अगर दिखाऊं इसको, अगर मैं अपने वेब ब्राउजर पे ट्रिगर करूंगा और मैं लिखूंगा स्लैश ऐड डेटा, तो ये हमारी रिक्वेस्ट देखो नहीं चलेगी। क्यों? क्योंकि वो एक पोस्ट रिक्वेस्ट है जो कि कब काम आती है? जब हम क्लाइंट से सर्वर की तरफ डेटा भेज रहे हैं। वेब ब्राउजर के अंदर हम हमेशा गेट रिक्वेस्ट का ही इस्तेमाल करते हैं, पोस्ट रिक्वेस्ट का इस्तेमाल यहाँ हम नहीं कर सकते। इसके लिए मैं आपको बताऊंगा कि कैसे पोस्ट, पुट और डिलीट और पैच रिक्वेस्ट को हम देख सकते हैं, इसका मैं आपको ओवरव्यू दूंगा। लेकिन अभी फिलहाल के लिए चीज़ों को समझो कि ये हो क्या रहा है। ठीक है, अब यहाँ पर देखो, मैं यहाँ पर डिलीट रिक्वेस्ट के बारे में बात कर रहा हूँ, तो मैं यहाँ लिखूंगा क्या? मैं एक कॉल बैक फंक्शन पास करूंगा, वही चीज़ लिखने वाला हूँ कि दिस इज माई डिलीट रिक्वेस्ट। ठीक है, तो मैं इस चीज़ को कॉमा लगा के यहाँ पर सिंपली पास कर दूंगा, और मैं लिखूंगा क्या? दिस इज डिलीट। तो मैं लिखूंगा डिलीट। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर डिलीट रिक्वेस्ट लिख दिया। ऐसी हमारे पास क्या होती है? पुट होती है, पैच होती है। ये 5 तरीके की हमारे पास रिक्वेस्ट होती हैं। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि चलो गेट भी समझ में आ जाएगा, पोस्ट भी समझ में आ जाएगा, डिलीट भी समझ में आ जाएगा, लेकिन ये पुट और पैच क्या कर रहे हैं? तो अभी मैं आपको बताता हूँ, थोड़ा सा सब्र रखो, अभी मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, तो मैं यहाँ पर इसके लिए लिख रहा हूँ पुट, और यहाँ पर भी लिख रहा हूँ पुट। तो मैं यहाँ भी पुट कर देता हूँ, थोड़ा सा 1 मिनट और, तो एक और रह गई हमारे पास पैच रिक्वेस्ट। तो मैं लिखूंगा पैच। अब यहाँ पर मैं इसका क्या करूंगा? पैच रिक्वेस्ट में मैं यहाँ पर लिख दूंगा पैच। ठीक है, और यहाँ भी क्या लिख दूंगा? पैच। तो ये हमारी देखो सारी रिक्वेस्ट मैंने बना दी है। बेसिकली एक नॉर्मल सी एपीआई स्ट्रक्चर मैंने बना दिया है सारी रिक्वेस्ट का। गेट का भी बन चुका है, डेटा गेट करने के लिए। पोस्ट का बन चुका है, डेटा क्लाइंट से सर्वर की तरफ ऐड ऑन करने के लिए। डिलीट बन चुका है, डेटा डिलीट करने के लिए। और पुट बन चुका है, डेटा अपडेट करने के लिए। और पैच बन चुका है, डेटा अपडेट करने के लिए। मतलब दोनों तो अपडेट के लिए इस्तेमाल हो रही हैं, ऐसा क्यों? तो इनमें फर्क क्या है ये समझते हैं कि पुट और पैच में क्या डिफरेंस होता है। देखो ये जो पुट और पैच हैं ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पुट का इस्तेमाल हम तब करते हैं जब एक पर्टिकुलर डेटाबेस के अंदर सर्वर के थ्रू पूरे एंटायर डॉक्यूमेंट को अपडेट करना चाहते हैं, तो हम किसका इस्तेमाल करेंगे? पुट का इस्तेमाल करेंगे। जब भी अगर हम डेटाबेस के अंदर सर्वर के थ्रू पूरे एंटायर डॉक्यूमेंट को डिलीट करना चाहते हो या अपडेट करना चाहते हो, बेसिकली नॉट डिलीट, अपडेट करना चाहते हैं पूरे एंटायर डॉक्यूमेंट को, तो हम वहां पर क्या करेंगे? पुट रिक्वेस्ट का इस्तेमाल करेंगे। पैच क्या है? पैच बेसिकली क्या है? यहाँ पर पैच का इस्तेमाल तब होता है जब हम डेटाबेस के अंदर जो हमारा डॉक्यूमेंट पड़ा हुआ है, पर्टिकुलर फील्ड को डिलीट करने या अपडेट करने के लिए हम पैच का इस्तेमाल करते हैं। नहीं समझ में आया? ध्यान से एग्जांपल सुनो कि मेरा एक डॉक्यूमेंट है डेटाबेस के अंदर, स्कूल के डेटाबेस के अंदर मेरा क्या है? एक डॉक्यूमेंट बना हुआ है जहां पर मेरी सारी डिटेल्स हैं। तो अगर मैं अपनी डिटेल्स को किसी और पर्सन की डिटेल के साथ एक्सचेंज करना चाहता हूं, तो मैं पुट का इस्तेमाल करूंगा। लेकिन मानो कि मुझे अपनी डिटेल्स के अंदर से अपने नेम की एक फील्ड है मोहित, उसको मुझे मोहित शर्मा करना है, तो मैं किसका इस्तेमाल करूंगा? पैच का इस्तेमाल करूंगा। मतलब मेरा एंटायर डॉक्यूमेंट नहीं बदलेगा, केवल मोहित नाम की फील्ड है वो चेंज हो जाएगी, किसमें? मोहित शर्मा में। तो ये होता है पुट, ये होता है पैच। अब यहाँ पर चलो, सो गाइस आज के लिए बस इतना ही।
तो मुझे उम्मीद है कि आपको सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। मैंने बहुत कोशिश करी सारी चीज़ों को कवर करने की जो कि इस वीडियो के लिए रिक्वायर्ड थी। अब आने वाली वीडियो में यार बेसिकली हम अपनी एपीआईज़ को प्रैक्टिकल वे में यूज़ करना सीखेंगे और सबसे पहले तो ये सीखेंगे कैसे पोस्टमैन का इस्तेमाल करके हम अपनी एपीआई टेस्ट कर सकते हैं। अभी हमने जस्ट एक छोटा-सा ओवरव्यू लिया है एपीआई के ऊपर कि कैसे एपीआई बेसिक लेवल पे बनाई जाती हैं। आने वाली वीडियो में हम बेसिकली एचटीटीपी स्टेटस के बारे में बात करेंगे और थोड़ा बहुत रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स के ऊपर भी बात करेंगे और एमबीसी मॉडल क्या होता है उसके बारे में भी बात करेंगे। तो वीडियो में बने रहना और आई होप मुझे उम्मीद है कि आपने चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दिया होगा और कोई भी फीडबैक है तो मुझे कमेंट सेक्शन में फीडबैक देना मत भूलना। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय।